हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों, जो क्लासेस थी हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, बट मैं आप विश्वास दिलाता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि बिल्कुल प्रयास रहेगा कि आपकी सभी क्लासेस कंटिन्यू आती रहें। अब बच्चों, ये जो वीडियोस रिकॉर्ड की जा रही हैं, आज मैंने बहुत सारे एग्जाम के सिलेबस को देखा, तो उन बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो है ये बहुत बेनिफिशियल हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जैसे ही मैंने लास्ट टाइम देखा था कि जो एग्ज़ाम है उसका नेट का एग्जामिनेशन है, तो नेट के एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर है आपका, जिसमें 150 क्वेश्चन है लगभग, उन 150 क्वेश्चंस के लिए, उन 150 क्वेश्चंस में जो 50 क्वेश्चन है शुरुआत के, उन 50 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 45 क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लासेस से कवर कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को वहां से कर पाओगे अगर आप वीडियोस पे कंटिन्यू बने हुए हो तो। हाँ, थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ाता हूं, इतना डिटेल में वहां नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको इतना काम करना ही होगा। यहाँ पे जो क्लासेस हैं, मैं आपको डीआई की भी क्लासेस दूंगा और इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग की क्लासेस चली रही हैं। बच्चों, ये जो क्लासेस हैं ये सभी तरह के एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। अभी डीआई का जो एग्जाम, जो रिक्वायरमेंट है, वो खास तौर से आ रहा है किसके लिए? पेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से एग्जाम्स हैं जहां पर डीआई की डिमांड बहुत ज्यादा बनी हुई है। तो डीआई भी इंपॉर्टेंट है, जीएस भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रेगुलर जो है क्लासेस को अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आज चूंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसके लिए कुछ काम किया है, और टाइम को मैनेज करके जो है आपकी क्लासेस हम लोग अब रेगुलर कंटिन्यू करेंगे भैया। तो जो है लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कॉन्स्टिट्यूशन पे जो बात हो रही थी, तो उस बात में हम लोगों ने अभी सिर्फ ये समझा था कि भाई संविधान को बनाने वाली संविधान सभा आई कहां से। लेकिन आज जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए है क्योंकि इस क्लास के अंदर आप ये जान पाओगे कि जो हमारा इतना बेहतरीन संविधान बना है, तो उस संविधान के बनने का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में किसने कितना क्या काम किया, कौन सी समितियां थी, कौन से लोग थे, वो लोग कहां से आए थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा, जरा थोड़ा सा काम करके आता हूं, छोटा सा, बहुत छोटा सा काम है। ओके गाइस, तो मैं आ गया, और बहुत छोटा सा काम था जहां से हम लोगों ने अभी अपने काम को शुरू किया है। तो गाइस, सबसे पहले जो है आपसे मेरी बातचीत होगी कि संविधान बनी कैसे, यानी कि संविधान का जो पहला पन्ना है वो कैसे लिखा गया, कौन वो लोग थे जो लिख रहे थे, कितने लोग थे जो लिख रहे थे, कितने लोग संविधान पे काम कर रहे थे। इन सब बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। संविधान कितने दिनों में लिखा गया, जो संविधान आज हमारा है उस पर कितना खर्चा आया, हमने कितने देशों के संविधान का सहारा लिया, और हमारे संविधान का जो मूल स्रोत है वो स्रोत क्या क्या रहे हैं, इन बातों को हम लोगों को समझना है। मैंने पिछली वीडियोस में देखा कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, सिर्फ पढ़ाने मुझे लगता है कि ज्यादा आप लोग के लिए हैक्टिक हो जाता है। कुछ हम लोग वैसी क्लास करते हैं जैसा हम लोग क्लास में करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं आज कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, और यहां पर मेरी क्लास के बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, मैं ये मान के चलता हूं, तो हम लोग वैसी कुछ क्लास करेंगे। देखो बच्चों, जो संविधान है, जो संविधान है, ये संविधान है क्या, क्या है संविधान, कहां संविधान आया? तो देखो बच्चों, सम और विधान, भैया जो हम संविधान, संविधान कहां पढ़े भाई, क्या है संविधान, और संविधान को पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्या संविधान वास्तव में हमारी लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ काम करता है? क्या संविधान का सीधा हमसे कोई मतलब है? भैया संविधान का मतलब है सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है बेटा कलेक्शन, कलेक्शन इसका मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, और विधान का मतलब होता है बेटा कानून। यानी कि भैया इस देश को चलाने के लिए, इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून है, हमने उस नियम कानून को जिस किताब में लिखा है उस किताब को हम संविधान कहते हैं। मैंने आपसे बहुत एक सिंपल सी बात कही कि देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून है, वो नियम कानून जिस किताब में लिखा है हम उसको संविधान कहते हैं। अब ये संविधान
जो हमारे देश में है ये किन लोगों ने बनाया, ये कानून किसने बनाया? जब ये कानून बन रहा था तो आपसे और हमसे तो कोई पूछने आया नहीं। क्यों नहीं पूछने आया भैया? भाई हम भी देश में रह रहे हैं। तो भैया क्या 100 करोड़ लोगों को, जब ये संविधान बना तो तत्कालीन समय लगभग 40 से 50 करोड़ आबादी थी, तो क्या 40 से 50 करोड़ लोगों से पूछ पूछ के कानून बनाया जा सकता है? क्या पॉसिबल था प्रैक्टिकली? ये नहीं पॉसिबल था ना। तो भाई साहब 40-50 करोड़ लोगों से नहीं पूछा गया और हर 10 लाख की आबादी पर एक कैंडिडेट को बुलाया गया कि भैया 10 लाख लोगों की भावनाओं को आप बताएंगे। और वही जो है हमारे संविधान सभा में अंतिम रूप से 299 सदस्यों ने संविधान के लेखन कार्य की प्रक्रिया को पूरा किया। तो बच्चों आप कह सकते हो कि अनुपात के आधार पर जो है हमने अपने सदस्यों का चुनाव किया और 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य जो है वो आ करके और संविधान के लिखने की प्रक्रिया को पूरा किया। बच्चा पार्टी जो कैबिनेट मिशन था जिसने एक संविधान सभा का गठन किया भारत के लिए, तो आपको मैंने पहले बताया है कि 9 दिसंबर 1946 को, भाई साहब जरा ये डेट आज से जोड़ना पीछे तो भैया 4 साल जोड़ तो 50 हो गया, 50 के बाद 50 साल और 54 साल हो गया, और उसके बाद 22 साल और, तो 54 और 22 कितना हो गया भाई साहब? 76 साल पहले। यानी कि 76 साल पहले 76 ईयर बिफोर हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 76 साल पहले हुई थी और 9 दिसंबर को जो दिल्ली का चैम्बर हाउस है, दिल्ली का चैम्बर हाउस, तो उस चैम्बर हाउस में जो है भैया पहली मुलाकात हुई। मैं थोड़ा सा कहानी को आपको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा इस चीज को जो है फिक्सियस टाइप का बना दूंगा। फिक्सियस का मतलब होता है थोड़ा सा कुछ कल्पनाओं को भी जोड़ना शुरू करूंगा। ऐसा सही बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रुचिकर बनाने के लिए मैं कुछ काल्पनिक शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं। तो भाई साहब जब ये 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बार लोग जब बैठे, हमारी संविधान सभा के लोग, तो भाई साहब हिंदी सिनेमा में दिखाता है कि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो झमाझम बारिश होती है। हालांकि उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन भाई साहब ये उस दिन आए लोग 9 दिसंबर को बैठे, और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब भी मुलाकात होगी तो उस मुलाकात में किसी न किसी को अपना हम मुखिया मान लेते हैं कि भाई साहब आप हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और आप जो है देख रेख करिए, संचालन करिए समिति का। तो भैया क्या हुआ कि जो लोग आए थे संविधान को लिखने के लिए, उसमें जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, कौन भाई साहब? वृद्ध व्यक्ति। तो वृद्ध व्यक्ति थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब। तो भैया जो सज्जन सिन्हा साहब हैं ये सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे। तो उम्र के आधार पर कहा गया कि भैया आप बन जाइए अध्यक्ष। क्या बन जाइए? अध्यक्ष बन जाइए। तो इनको जो अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन भाई साहब ये बूढ़े आदमी, संविधान सभा के लोगों मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। कांपते कांपते बेचारे एकदम वृद्ध व्यक्ति बोले कि भैया ज्यादा काम हमसे नहीं हो पाएगा, और ऐसा करो कि अध्यक्ष कोई दूसरा देख लो। तो लेकिन भाई साहब पहले दिन तो ये बना दिए गए। फिर 11 दिसंबर को जो है 1946 को फिर से बैठी संविधान सभा 2 दिन के बाद, और इस दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, क्या नाम था भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब जो थे ये मूलतः बिहार के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को जो है इन्होंने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया। क्या बनाया भैया? स्थायी अध्यक्ष बनाया। और इसी दिन 11 दिसंबर को ही B.N. राव, क्या नाम था भाई साहब? B.N. राव साहब को जो है वो उनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? संवैधानिक सलाहकार। तो जो संवैधानिक सलाहकार बने साहब ये B.N. राव साहब, तो ये 2 लोगों की नियुक्ति भाई साहब इस दिन हुई। तो 2 दिन के बाद अगर आप देखोगे तो संविधान सभा में 2 महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई। पहली नियुक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और उसके बाद डॉक्टर B.N. राव जो हैं
ये साहब जो हैं ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। भाई साहब इसके 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को भैया आए जवाहरलाल नेहरू। यूं खड़े हो गए भाई साहब, यूं खड़े हो गए, कहने लगे भाई जरा एक बात समझना है कि जो हमारी संविधान सभा थी तो भैया उसमें साउथ इंडिया के लोग भी थे, दक्षिण भारत के एस वादाचरियार साहब, यहां से बहुत सारे एग्जाम्पल है, या आप देखो तो नॉर्थ इंडिया के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी थे, गुजरात राजस्थान सबके थे। हालांकि तब ये राज्य नहीं थे, तब तो ऐसे प्रांतीय और रजवाड़े थे, प्रांतीय राज्य और रजवाड़े थे, विधानसभाएं थी उनकी। ऐसा स्ट्रक्चर जो आज भारत का वैसा नहीं था, ये तो आजादी के बाद का भारत है। और 2002 तक जो है, 2014 में जो है तक संशोधन हुआ है, राज्य बनते रहे। तो आज जो आप इंडिया देखते हो ये इंडिया वैसा नहीं था तब जब हम आजाद हुए थे, तब कुछ और कहानी थी उसकी। तो जवाहरलाल नेहरू साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखो भैया संविधान सभा के लोगों, तुम हमारी बात सुनो, संविधान सभा के लोगों तुम हमारी बात सुनो, और देखो एक ऐसा संविधान बनाना है जो भारत के सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो। जवाहरलाल नेहरू एक ब्राह्मण फैमिली से थे और उन्होंने 13 दिसंबर को, मैंने ब्राह्मण फैमिली का नाम इसलिए लिया क्योंकि कई बार आरोप लगता है कि जो है ब्राह्मणों ने देश में काफी कुछ जो है रायता फैलाया। तत्कालीन समय की बात अलग थी, लेकिन संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखा कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो, किसी भी व्यक्ति के साथ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि संविधान सभा में नेहरू साहब का ही सब योगदान रहा, बहुत ज्यादा योगदान B.R. अम्बेडकर साहब का रहा, और संविधान सभा के उन 299 सभी सदस्यों का योगदान रहा जिन्होंने संविधान सभा के लिखने की प्रक्रिया को पूरा किया है। लेकिन नेहरू साहब का योगदान मैंने यहां पर इसलिए कोट किया क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखना भैया संविधान सभा के लोगों, ऐसा संविधान लिखना कि भारत के अंदर गोरा काला, छोटा लंबा, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, जैन पारसी, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो जाए। अगर हिंदू है तो उसको भी बराबर हक मिले और मुसलमान है तो उसको भी बराबर हक मिले। तो उन्होंने जो भाषण दिया खड़े होकर के, उस भाषण को नोट कर लिया गया और आगे चलकर के जो है, जो संविधान की उद्देशिका है, जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है, उसमें जवाहरलाल नेहरू का बड़ा योगदान रहा उस भाषण का। हालांकि जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसको लिखने में जवाहरलाल नेहरू साहब का भाषण यूएसए के संविधान से प्रियम्बल लिया गया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई और इन तीनों को मिलाकर के हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार तैयार हुआ। संविधान की प्रस्तावना का आधार तैयार हुआ, हमारे संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। बच्चों ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा, लोग मिलते थे। देखो जो संविधान लिखा गया वो संविधान ऐसा नहीं है कि एक कमरे में 299 लोग बैठे हैं और एकदम रेले जा रहे हैं, पूछ का लिखाई, ऐसा सब सिस्टम नहीं था। हमने 299 लोगों को जो है कई टीम में बांट दिया था कि भैया आपकी टीम ये है, आपकी टीम ये है, आपकी टीम ये, आपको इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। सभी टीम को अपना एक एक काम दे दिया गया था। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो उनके अंडर में एक समिति बनी थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामले की समिति। तो इस पर जो कानून बनाया, वो कानून बनाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में आप देखते हो, उस पर जो उस समिति पर जिसने काम किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन हमने वहां के संविधान से लेने के बाद हमने अपने अनुसार उसका अपने के अनुसार देशीकरण कर लिया है। यानी कि जो कानून अमेरिका के लोगों को प्राप्त है, भाई एग्जैक्टली वैसा ही कानून तो हम भारत में नहीं दे सकते हैं। तो भारत के लोगों की जरूरतें क्या हैं, उसके अनुसार
हमने उस फंडामेंटल राइट को अपने अनुसार हमने घोल मोल लिया और तैयार कर लिया, और हमने भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट को जोड़ दिया। तो जैसे एक से एक समिति थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट की समिति बनी तो उसके अध्यक्ष एस वारदाचरियार साहब थे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 15 समितियां थीं जो भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी। तो वो 15 समितियों में किसी में 10 लोग थे, किसी में 5 थे, किसी में 8 थे, किसी में 7 थे, और वो सभी समितियां एक एक बार कभी मिलती थी बातचीत करने के लिए कभी कभार। जैसे उन्होंने कुल 12 बार बैठकें की हैं संविधान के पूरे निर्माण में। वैसे तो 11 बैठकें हुई हैं। 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान की 11 बैठकें हुई हैं। लेकिन इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की एक और बैठक हुई जिसको 12वीं बैठक कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान सभा था वो 15 समितियों के माध्यम से उसने काम किया और उसने कुल 12 बैठकें की। तो ऐसे ही कुछ बैठकें महत्वपूर्ण हैं जिन बैठकों की चर्चा यहां पर क्लास में होनी चाहिए। तो जो यह बैठकें हैं बच्चों, तो इन बैठकों में जैसे कि आप देखोगे तो 22 जनवरी 1947 को, यानी कि देखिए तो हम 46 की बात कर रहे थे, अब हम 47 की बात कर रहे हैं। तो 22 जनवरी 1947 को 1947 को, यानी कि पहली बैठक के लगभग जो है आप 1 महीना और लगभग 14 दिन, 1 महीना 14 दिन के बाद 22 जनवरी को संविधान सभा की फिर से एक बैठक होती है। और उस बैठक में कहा गया, उस बैठक में संविधान सभा के लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हम संविधान सभा के लोग भारत के लोगों को एक संविधान देंगे। यानी कि इन लोगों ने कस्में खाई, वादे किए कि हम भारत के लोगों को एक संविधान देंगे। तो प्रश्न एग्जाम में आता है बच्चा कि संविधान सभा ने किस दिन यह प्रस्ताव पारित किया कि वह भारत के लोगों को एक संविधान देगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। आप इसके बाद आगे आते हो तो 22 जुलाई 1947 को, देखिए जनवरी के बाद जुलाई, 22 जुलाई 1947 को हमने अपने झंडे के स्वरूप को स्वीकार किया। भाई साहब झंडा जानते हो ना, झंडा जो हमारा आन बान शान है। और हमने 22 जुलाई 1947 को हमने झंडे को स्वीकार किया कि झंडे में 3 रंग होगा, केसरिया, सफेद और हरा। इसमें चौथा रंग नीला है। नीला जो है उसमें 24 तीलियां हैं। वो 24 जो तीलियां हैं बच्चों, वो निरंतर समय को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को यह तय किया कि हमारा झंडा कैसा होगा। उसके बाद अगस्त 29 में हमने प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब थे, और बी.आर. अंबेडकर साहब जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उनके अंडर में 6 लोग और काम कर रहे थे। यानी कि वो जो समिति थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। हालांकि बाद में 2-3 लोग को बदला गया, कुछ कारण थे, कुछ लोग की मृत्यु हो गई, कुछ लोग छोड़ दिए, तो उन लोगों को रिप्लेस किया गया, उन लोग के स्थान पर नए सदस्यों को लिया गया। लेकिन जो प्रारंभिक इनकी थी वह कितनी थी बच्चों? 7 मेंबर थे प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति क्या है? अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है बी.आर. अंबेडकर साहब ने किया है, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। अंबेडकर साहब जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, और अंबेडकर साहब ने प्रारूप को तैयार किया कि हमारे संविधान में क्या क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अंबेडकर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण कड़ी निभाई, लेकिन संविधान सभा के अन्य सदस्यों का भी योगदान होगा संविधान के निर्माण में, तो हम उनके योगदान को खारिज नहीं कर सकते हैं। बच्चों इसके बाद जो है आप इसी तरह ये क्रम जारी रहा, सिलसिला जारी रहा, और 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने 11वीं बैठक की, और इस बैठक में इन लोगों ने तय किया कि भारत के संविधान में जो है, भारत के संविधान की निर्मिति हमने कर ली है। बच्चों जो संविधान के बनने का जो प्रोसेस रहा है ये, अच्छा एक बात जरा आपको मैं पूछना चाहता था,
भैया जो बात मैं पूछना चाहता था, बात ये थी कि जब संविधान सभा पहली बार बैठने आई थी, जब संविधान सभा पहली बार आई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को क्या, जब संविधान सभा आई थी, क्या वो कोरा पन्ना लेके आए थे संविधान को लिखने के लिए? ये जो हम लोग नकल वकल करते हैं, तो ये हमारा अभी का लक्षण नहीं बेटा, ये जेनेटिक है, ये पहले से चला आ रहा है। नकल वकल मारने की जो टेंडेंसी हमारी है, पहले से चला आ रहा है। हमारे जो संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने भैया क्या किया कि कहे यार अंग्रेज तो देश में रह रहे हैं, कानून तो बनाए हैं, अब यार सब तो कानून बुरा नहीं है, कुछ वहां से ले ही लो। तो वो लोग गए और 1935 में जो कानून अंग्रेजों ने भारत के लिए बनाए थे, उस 1935 के अधिनियम से इन्होंने भैया 70% उठाया, अपने संविधान में डाल लिया। इन्होंने 70% वहां से लिया, यानी कि हर 100 में से 70 नियम वहां से लिए और इन्होंने अपने संविधान में उसको फिक्स कर लिया। और बाकी जो 30% बचा, उसके लिए हमारे संविधान सभा के लोगों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 60 देशों के संविधान को उठा के ले आए। 60 देशों के संविधान से जो चीजें महत्वपूर्ण थी उसको वहां से उठाया, अपने संविधान में ले लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप डीपीएसपी देखोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे तो ये हमने यूएसए से लिया है। अगर आप संघ राज क्षेत्र, भारत और संघ राज क्षेत्र संबंधों को देखेंगे तो हमने कनाडा से लिया है। आप समवर्ती सूची देखेंगे तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और ऐसे तमाम देश हैं जहां से हमने कुछ कुछ लेकर के अपने संविधान में लिखा है। तो हमने क्या क्या कहां से लिया है, इन सब बातों को जानना है हम लोग को। इसके बाद हमको यह भी जानना है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पूरी तरह बन करके तैयार हो गया, तो हमने इसको लागू क्यों नहीं किया? राइट, हमने इसको लागू क्यों नहीं किया? एक मिनट गाइस जरा। हमने इसको लागू क्यों नहीं किया? तो भैया लागू इसलिए नहीं किया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जो है, संभवतः लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में ही हमने एक कसम खाई थी, एक वादा किया था कि भैया हम जो है अपने आप को, जैसे उस अधिवेशन में अध्यक्षता ये जवाहरलाल नेहरू साहब कर रहे थे, तो उन्होंने स्वाधीनता की बात की थी, उन्होंने झंडा लहराया था और उन्होंने कहा था कि हम अब एक दिन स्वाधीन हो जाएंगे। तो उस दिन के सम्मान में 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरी तरह से अडॉप्ट किया, पूरी तरह से स्वीकार किया। अगर प्रश्न आता है कि संविधान किस दिन लागू हुआ, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। पूछता है संविधान पूर्ण रूपेण कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर प्रश्न आता है कि संविधान जब 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ तो कितने आर्टिकल लागू थे, तो भैया 15 आर्टिकल लागू थे, 15। वो 15 आर्टिकल कौन कौन से थे, इसका पीडीएफ में भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। गाइस बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका सबका लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मेंबर थे और कितने हमारी कमेटियां थे, उनके अध्यक्ष कौन थे। और इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी हमारे मंत्रालय थे, हमारी अंतरिम जो संसद थी वो कौन थी, या हमने 24 जनवरी को क्या किया। बच्चों जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950 यानी कि संविधान को पूर्ण रूप में लागू करने से 2 दिन पहले संविधान सभा की फिर से एक बार बैठक होती है और 284 सदस्यों ने, 284 मेंबर्स ने उस संविधान सभा की बैठक में भाग लिया। आपको पता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो कुल महिलाएं थीं उनकी संख्या थी 15, लेकिन संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को, तो उस दिन 7 महिलाओं ने उस बैठक में भाग लिया। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाइज थी, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाइज थी। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और यही 12वीं बैठक के नाम से जानी जाती है। गाइस, इसके 2 दिन बाद हमने संविधान को पूरी तरह लागू कर दिया, लेकिन 24 जनवरी 1950 को ही हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया था। यह हमारी उपलब्धि थी, यह हमारे लिए गौरव की बात थी कि हमने अपने देश के पहले राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव किया। यह भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन था, एक ऐसा दिन जो कभी भूला नहीं जा सकता है, एक ऐसा दिन जहां से हम और आप आजाद हो गए, जहां से हम और आप कुछ बोलने के लिए, कुछ सीखने के लिए हम आजाद हो गए। तो गाइस, कई दृष्टिकोण से यह दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। इसके आगे की बात को मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूं। आप इस वीडियो के क्रम को बनाए रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।